हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। एक बार फिर से आपसे रूबरू हूं। और मित्रों, जैसा कि आप सब समझते हैं कि 12वीं की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं और 12वीं में जो परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट, वो बड़े पशोपेश में है कि अब हमें कौन सी दिशा चुननी है। अगर उनके पास पीसीबी है तो किस दिशा में जाना है, अगर उनके पास पीसीएम है तो उन्हें किस दिशा में जाना है, अगर उनके पास कॉमर्स थी 12th में तो उन्हें किस दिशा में जाना है, या उनके पास अगर आर्ट साइड था तो उन्हें किस दिशा में जाना है। बहुत उलझन में है, ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके गार्जियंस भी, उनके माता पिता भी। जी हाँ मित्रों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते होंगे, या अगर पढ़ाई करना भी चाहते होंगे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगी आजीविका की, पढ़ाई की, कि आगे पढ़ाई कैसे करें। हो सकता है उनके पास संसाधन ना हो। तब ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि 12वीं पास करते ही उनकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट सर्विस उन्हें मिल जाए। जी हाँ मित्रों, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करना शुरू करेंगे। आपको बताएंगे कि 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब होते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं जो 12वीं पास स्टूडेंट जिसमें पात्रता रखते हैं, और 12वीं पास करने के बाद वो स्टूडेंट उन सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। तो नमस्ते मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और आज आपको बताना चाहता हूं उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12वीं करने के बाद सरकारी नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं और 12वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम बहुत सारी सरकारी सर्विसेज ढूंढ के लाए हैं। जी हाँ मित्रों, ये सर्विसेज ऐसी हैं जो आप 12वीं के पास करने के बाद जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज में अतिरिक्त योग्यता की भी आवश्यकता होती है। 12वीं के साथ साथ किसी में कंप्यूटर की, किसी में टाइपिंग की, या फिजिकल कुछ मानक होते हैं उनके, उन मानकों को भी हमें कहीं ना कहीं पूरा करना होता है। तो मित्रों, 12वीं के बाद हम जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके सामने एक सूची है, देखते जाइएगा। इसमें पहले नंबर पर यह है कि 12वीं के बाद आप इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, जिसमें भी आप चाहें उसमें आप ऑफिसर का पद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, 12वीं के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर का पद प्राप्त कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो एयरफोर्स में एयरमैन का पद भी 12वीं के बाद प्राप्त कर सकते हैं। आप पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं 12वीं पास करने के बाद। भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों की पुलिस में आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का पद भी 12वीं पास करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी प्रकार आप 12वीं के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हैं। आप अपने सामने जो स्क्रीन है उस पर देखते जाइएगा। 12वीं के बाद आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी बन सकते हैं। आप पोस्टल विभाग में, पोस्ट ऑफिस में 12वीं के बाद पोस्टल असिस्टेंट का पद प्राप्त कर सकते हैं। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का, गवर्नमेंट का पद भी 12वीं परीक्षा के बाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का पद भी 12वीं परीक्षा पास करके प्राप्त कर सकते हैं। आप सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हैं, जो कि एक शासकीय पद है। आप कोर्ट क्लर्क भी बन सकते हैं, यह भी एक शासकीय या गवर्नमेंट सर्विस है। या फिर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। या फिर आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में भी सरकारी नौकरी
प्राप्त कर सकते हैं 12वीं पास करने के बाद। इसी प्रकार से आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं, या फिर आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हैं मित्रों। इसी प्रकार 12वीं पास करने के बाद आप जूनियर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हैं मित्रों, या फिर आप जूनियर टाइम कीपर भी बन सकते हैं मित्रों, या फिर 12वीं पास करने के बाद आप ट्रेनिंग क्लर्क बन सकते हैं मित्रों, या फिर आप 12वीं पास करने के बाद असिस्टेंट लोको पायलट भी बन सकते हैं। ये इतने सारे पद अभी आपको बताए गए, जो आपको स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे थे मित्रों, ये आप 12वीं पास करके वो पद हैं जो आप गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में जिन्हें अप्लाई कर सकते हैं और जिन पर आप नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ये मित्रों अभी आपको केवल पदों के बारे में बताया गया, लेकिन मित्रों इन पदों की 12वीं पास के अलावा और क्या योग्यता चाहिए, या इसके अलावा इनका नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, इनका एग्जाम अगर होता है तो कौन लेता है, या इनका वेतनमान आदि आदि क्या है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी हम इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मित्रों इसी वीडियो में अब हम एक एक करके एक एक पद के हिसाब से आपको बताएंगे कि इस पद के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, 12वीं पास के अलावा और अन्य क्या क्या योग्यताएं इसके लिए चाहिए होती हैं, इनका वेतनमान क्या है, या परीक्षा कितने कितने क्रम में होती है, कितने स्टेप्स में इसकी परीक्षा ली जाती है, जिससे कि आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप 12वीं के बाद कोई सरकारी सर्विस या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखें। आप इसे बीच में छोड़ेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है, नौकरी का वेतन कितना है, अन्य क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ये सब जो है आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों 12वीं पास करने के बाद, 12th एग्जाम पास करने के बाद अगर हम भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो हर साल इसके लिए वैकेंसी निकलती हैं, और आप समझते हैं कि भारतीय सेना में होना अपने आप में एक गौरव की बात है। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के आपको जो तरीके हैं वो ये हैं कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसे एनडीए कहते हैं, एनडीए एग्जाम। जी हाँ, एनडीए एग्जाम देने के बाद आप जल सेना, थल सेना या नभ सेना में ऑफिसर्स का पद प्राप्त करते हैं। सामान्यतः लेफ्टिनेंट के रूप में आप बहुत ही सम्मानजनक पद प्राप्त करते हैं सेना में ऑफिसर्स का, तीनों नभ, जल या थल सेना में। आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भी सेना में जा सकते हैं। और तीसरा जो तरीका यह है कि हमारी भारतीय सेना समय समय पर देश के अलग अलग शहरों में आर्मी में भर्ती हेतु जो है एक रैली करती है, और इस रैली के माध्यम से आप जो है भिन्न भिन्न पदों पर, सैनिक या और दूसरे तरह के पदों पर आप हमारी सेना में भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये जो तरीके हैं ये 3 चरण में इनमें एग्जाम होता है। पहले में आपने, जैसा हमने आपको बताया कि एनडीए एग्जाम और टीईएस के जरिए चयनित होने के लिए सबसे पहले एनडीए में आपको एक लिखित परीक्षा देनी होती है। फिर एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा, और जब आप एसएसबी पास कर लेंगे तो फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि सेना के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इस मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आप जो है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में ऑफिसर का पद एक निश्चित समय तक ट्रेनिंग लेने के बाद प्राप्त कर सकेंगे। इंडियन आर्मी के रैली जैसे हमने आपको बताया है,
उसके लिए सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होती है और फिर मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप इन दोनों में पास हो जाते हैं तो अंत में आपका फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें एक बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी की जो रैली होती है जिसमें सैनिकों को भर्ती किया जाता है, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जी हाँ, इंडियन आर्मी में जो सैनिक की भर्ती है उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये 12वीं पास करने के बाद हम इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है तरीके बताए हैं। अब इसके बाद भारतीय वायुसेना में हम कैसे जा सकते हैं? जी हाँ मित्रों, हमने 12वीं पास कर लिया और भारतीय सेना में 12वीं पास करने के बाद जाने का वही एक एनडीए एग्जामिनेशन से तो आप उसमें ऑफिसर का पद प्राप्त कर लेंगे। और इसी तरह इंडियन एयर फोर्स में आप जो है एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो है 12वीं के बाद चयनित हो सकते हैं। अब ये जो एनडीए का एग्जाम है, ये सबको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम लिया जाता है। परीक्षा 3 चरणों में होती है, जैसा आपको ऊपर बताया जा चुका है। और पहला पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट पीएबीटी तथा दूसरा कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम का टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्ट को भी आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप एनडीए एग्जाम के तहत जो है एक पायलट के रूप में इंडियन एयर फोर्स में अपना पद प्राप्त कर सकेंगे। अब भारतीय वायुसेना में जाने का दूसरा तरीका यह भी है कि आप इंडियन एयर फोर्स के एक्स और वाई ग्रुप में एंट्री कर लें। इसके जरिए भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर भर्ती की जाती है। 16.5 से 19.5 वर्ष वाले अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, फिर से समझ लीजिएगा, एयरमैन के पद के लिए उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष होनी चाहिए और पुरुषों का अविवाहित होना आवश्यक है, तभी आप एयरमैन के लिए इंडियन एयर फोर्स में आवेदन कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना के एक्स वाई ग्रुप में एंट्री के लिए ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप एक्स के अंतर्गत आने वाली पोस्ट के लिए आपका 12वीं साइंस पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्ट्रीम में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया होना अनिवार्य है। जी हां, 12वीं साइंस इंडियन एयर फोर्स में अगर आप एक्स जो है एक्स के ग्रुप एक्स में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं पीसीएम से करना जरूरी है, कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल, या फिर आपको पॉलिटेक्निक पास किया होना आवश्यक है। अब ग्रुप बाई में जो अगर आप एयर फोर्स के ग्रुप बाई में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। जी हाँ मित्रों, वहीं ग्रुप बाई के अंतर्गत आने वाले अन्य पोस्ट, देखिए ग्रुप बाई में एक तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड होता है, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। लेकिन इसी ग्रुप बाई में अगर आप दूसरे तरह के पोस्टों पे जाना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी स्ट्रीम से, फिर आपने आर्ट्स से किया हो, फिर आपने कॉमर्स से किया हो या साइंस से किया हो, फिर आप किसी भी स्ट्रीम में 50% अंक के साथ 12वीं पास हैं अगर, तो फिर आप इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप बाई के अंतर्गत अन्य पद जो हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी योग्यता अनुसार उसमें अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्ट्रीम की कोई पाबंदी नहीं है ग्रुप बाई के अन्य पदों पर। अब हम भारतीय नौसेना की बात करते हैं मित्रों, तो भारतीय नौसेना के ज्यादातर पोस्ट के लिए, जी हां,
12वीं साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना जरूरी है। भारतीय नौसेना के ज्यादातर पोस्ट के लिए 12वीं साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना जरूरी है। इसमें फिजिक्स और मैथ होना आवश्यक है। वहीं कुछ नॉन टेक्निकल पद होते हैं जिनमें स्ट्रीम की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कोई भी स्ट्रीम वाले उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 5 मुख्य ब्रांचेज हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, एजुकेशन ब्रांच होती है और मेडिसिन ब्रांच होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मेडिसिन के लिए, आप इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपको साइंस विथ एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ एटलीस्ट 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं मेडिसिन ब्रांच के लिए आपको 12वीं विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास होना जरूरी है। अब बात करेंगे कि इंडियन नेवी के जो पद हैं उन सभी पदों पर भर्ती मुख्य रूप से 4 चरणों में होती है। सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, फिर फिजिकल टेस्ट और अंत में मेडिकल टेस्ट। तो अगर आप ये चारों परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो फिर आप इंडियन नेवी में उक्त पदों के लिए चयनित हो सकते हैं। इसके किसी भी पोस्ट के लिए चयनित हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल या सिपाही कहें, इसके पद के लिए भिन्न भिन्न प्रदेशों में हाइट या वेट या रनिंग या जंपिंग, इस ढंग की अलग अलग योग्यताएं हो सकती हैं। लेकिन ये सच है कि 12वीं करने के बाद में 2 पोस्ट होते हैं पुलिस में, पहला कांस्टेबल और दूसरा हेड कांस्टेबल। इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आपको एसएससी, जीडी या स्टेट पुलिस, मतलब हर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम देनी होगी। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इन सब के अलावा अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लंबाई, आपकी लंबाई, आपका वजन, आपकी ऊंची कूंद, आपकी लंबी कूंद, आपकी 100, 200, 500 मीटर और 1000 मीटर की दौड़, वो अलग अलग प्रदेशों में उनके अलग अलग मानक रखे गए हैं। लेकिन 12वीं के बाद आप पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। जी हां, दरअसल आप 10वीं के बाद ही डिप्लोमा या आईटीआई करके असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। अब लोको से मतलब आप समझ सकते हैं कि लोको सीधा सीधा रेलवे से जुड़ा हुआ है, और ये असिस्टेंट लोको पायलट से मतलब रेलवे की, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी सेवा से है। तो अगर आप 10वीं के बाद ध्यान नहीं दिए हैं और अब आप 12वीं कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अब भी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। 12वीं के बाद असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले डिप्लोमा या आईटीआई करना होगा, जो एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी ऐसी संस्था से नहीं करना है, उन्हीं संस्थाओं से करना है जो संस्थाएं एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्रूव्ड हों। जी हाँ मित्रों, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, फिर इसके बाद आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा एल्प क्लियर करना होगा। आरआरबी एल्प, एल्प मीन असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये परीक्षा आप पास कर लेंगे तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भर्ती हो जाएंगे। और जब आप भर्ती हो जाएंगे तो उसके बाद कुछ दिन आपको सीनियर लोको पायलट के अंडर में ट्रेनिंग करनी होगी। फिर उसके बाद आपके काम को देखकर
आपको जो है सीनियरिटी के हिसाब से वेतन और आपका प्रमोशन भी आपको मिलेगा। 12वीं के बाद जो एक अन्य पद प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी सेवा में जा सकते हैं, वो है स्टेनोग्राफर का। जी हां, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है और आपके लिए 12वीं के बाद बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है, वो है स्टेनोग्राफर। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो इसके लिए हर साल एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर के लिए परीक्षा आयोजित करता है, कर्मचारी चयन आयोग। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको एक टाइपिंग का एग्जाम भी देना होगा, टाइपिंग का टेस्ट भी देना होगा। उसके पास होने पर आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित कर लेगा। अब स्टेनोग्राफर में भी दो प्रकार के पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। जी हाँ मित्रों, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो इसे थोड़ा छोटा करते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपकी आयु 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ग्रेड सी के लिए उम्र 18 से 30 वर्ष और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए उम्र होनी चाहिए 18 से केवल 27 वर्ष तक। जी हां, इसमें आरक्षित वर्ग के लिए जो रिलैक्सेशन हैं वो तो सभी प्रकार के एग्जाम में रहते हैं और वो इसमें भी रिलैक्सेशन होगा। तो ये आपको स्टेनोग्राफर के पद पर भी आप 12वीं पास करने के बाद नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्टल विभाग में। जी हां, पोस्टल विभाग में पोस्टल असिस्टेंट के रूप में भी आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पोस्टल असिस्टेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसकी परीक्षा भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही ली जाती है। 18 से 27 वर्ष की आयु का कोई भी युवक या युवती इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये तीनों परीक्षाएं इस प्रकार होती हैं। पहला होता है पोस्टल असिस्टेंट टायर 1 एग्जाम, दूसरा पोस्टल असिस्टेंट टीयर 2 एग्जाम और तीसरा है पोस्टल असिस्टेंट टीयर 3 एग्जाम। पोस्टल असिस्टेंट टीयर 1 एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिलाकर टीयर 1 में 100 प्रश्न होते हैं। इसकी परीक्षा की अवधि 1 घंटे होती है। इसी प्रकार टीयर 2 एग्जाम विवरणात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अंतर्गत निबंध लिखना होता है, पत्र लिखने होते हैं और बहुत सारा कुछ लिखना हो सकता है। ये कुल 100 अंक का होता है जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 33 अंक तो लाना ही लाना है। उसके बाद चूंकि कंपटीशन है, आप सबसे ज्यादा अंक लाएंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब तीसरा एग्जाम जो होता है वो है टीयर 3 एग्जाम। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को 30 मिनट के अंदर कुछ पैराग्राफ टाइप करने को दिया जाता है। फिर आपके टाइपिंग की गति और सटीकता को देखा जाता है। अगर आप इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इस पद पर जो है पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला जो पद है 12th पास करने के बाद वो लोअर डिवीजन क्लर्क का पद भी आप प्राप्त कर सकते हैं 12th करने के बाद। तो लोअर डिवीजन एक क्लर्किक पोस्ट है और ये पोस्ट डिफेंस के साथ साथ अनेक मंत्रालयों में भी जो है क्लर्क के पदों पर आपको नौकरी देता है। इसकी परीक्षा भी कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ही ली जाती है। इसमें नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले एसएससी की CHSL परीक्षा देनी होगी। जी हां, फिर इसे पास करने के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इसके लिए आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 35 वर्ड प्रति मिनट
तथा हिंदी टाइपिंग स्पीड एट लीस्ट 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आप इस पद पर 3-4 साल अच्छे ढंग से काम करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है और आप अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये आपको बताया गया है वो पद, वो सरकारी पद, वो सरकारी नौकरियां जो आप 12वीं पास करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था 12वीं प्राप्त करने के बाद अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 12वीं के बाद वर्ग 3 के रूप में, संविदा वर्ग 3 के रूप में भी आप जो है भिन्न भिन्न स्टेट्स में भिन्न भिन्न स्टेट्स में शिक्षकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक नाम दिया गया है। तो अगर आपने 12वां पास कर लिया है और आपने डीएड भी कर लिया है तो आप फिर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए क्वालिफाई, जो एग्जाम होता है आपको वो एग्जाम देने के लिए आप पात्र हैं। इस ढंग से आप कई ऑफिस में कहें तो 4th श्रेणी का जो पद होता है, हम जिसे प्यून भी कह सकते हैं, सामान्यतः इसे प्यून ना कहकर 4th क्लास कहा जाता है। तो 12वीं के बाद कई ऑफिस में 12th पास लोगों को जो है 4th क्लास के पद पर भी रखा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि 12वीं के बाद हमें सरकारी नौकरी देते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके मित्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आपको ये बताया गया कि 12वीं पास करने के बाद आप कौन कौन सी सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरियों की योग्यता आपको प्राप्त हो गई है जिनमें आप कंपटीशन दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी होगा। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।